आपकी आवाज में आज बात मध्य प्रदेश में निकायों की। एमपी में निकायों का कार्यकाल खत्म हो चुका है। लॉकडाउन की वजह से चुनाव कराए नहीं जा सकते। ऐसे में शिवराज कैबिनेट ने प्रदेश में प्रशासकीय समिति का कार्यकाल 1 साल बढ़ाने का फैसला किया है। अध्यादेश को राज्यपाल ने भी मंजूरी दे दी है। अब सरकार के इस फैसले के खिलाफ विपक्ष हमलावर हो गया है। विपक्ष का सीधा और बड़ा आरोप है कि सरकार इस फैसले के जरिए अपनों को रेवड़ी बांट रही है। तमाम सवाल हैं जिनके जवाब जानने की कोशिश करेंगे। एक खास पैनल भी हमारे साथ जुड़ेगा। तो आइए शुरू करते हैं आपकी आवाज। आपसे जुड़ी हुई सीधी इस डिबेट की शुरुआत करें उससे पहले आपको बताते हैं कि यह पूरा मामला क्या है। आज हम किस पर डिबेट करने वाले हैं। दरअसल कोरोना वायरस के संक्रमण के चलते मध्य प्रदेश में शिवराज सरकार ने नगरीय निकाय चुनाव को 1 साल आगे बढ़ाने का फैसला किया और इस अध्यादेश को राज्यपाल ने लालजी टंडन ने मंजूरी दे दी। यानी सीधे शब्दों में कहें तो अब निकायों का कार्यकाल बिना चुनाव लड़े 1 साल के लिए और बढ़ गया है। इन निकायों का कार्यकाल खत्म हुए लगभग 4 महीने बीत चुके हैं। कमलनाथ की सरकार समय से चुनाव नहीं करा पाई थी और अब नई सरकार ने 1 साल के लिए निकायों का कार्यकाल बढ़ाने का ऐलान किया है। पहले ही कैबिनेट की बैठक में नियम में संशोधन के लिए अध्यादेश लाकर प्रशासकीय समिति गठित करने का फैसला किया गया है। सरकार ने इन समितियों में महापौर, अध्यक्ष और सभी पार्षदों को शामिल किया है। सीएम शिवराज सिंह का कहना है कि कोरोना की वजह से नगरीय निकाय चुनाव होने की स्थिति अभी दिख नहीं रही है, इसलिए जब तक चुनाव नहीं हो जाते या फिर 1 साल के लिए नगरीय निकायों में प्रशासकीय समितियों का गठन किया जाएगा। आपको बता दें कि कुल 16 नगरीय निकायों में से 15 का कार्यकाल खत्म हो चुका है। कुल निकायों की बात करें तो 378 निकायों में से 297 का कार्यकाल जनवरी-फरवरी में ही खत्म हो चुका है। राज्य निर्वाचन आयोग ने नगर निकाय चुनाव के लिए वोटर लिस्ट की रीचेकिंग का काम भी शुरू किया था, लेकिन कोरोना संक्रमण को देखते हुए इसे भी रोक दिया गया है। अब शिवराज सरकार के इस फैसले का कांग्रेस ने कड़ा विरोध किया है। कांग्रेस अब इस फैसले के खिलाफ कोर्ट जाने का मन बना चुकी है। कांग्रेस का कहना है कि सरकार ने असंवैधानिक और अलोकतांत्रिक तरीके से निकायों का कार्यकाल बढ़ाया है। खास बात यह है कि एक तरफ जहां इस अध्यादेश को राज्यपाल ने मंजूरी दी, वहीं इस अध्यादेश को गलत बताते हुए कांग्रेस ने राज्यपाल से ही इस मामले में दखल देने की मांग की है। कांग्रेस का कहना है कि इस मामले में संविधान के अनुच्छेद 243A का सीधा उल्लंघन किया गया है। कांग्रेस की दलील है कि आर्टिकल 243 में यह साफ लिखा है कि नगरीय निकायों का कार्यकाल 5 साल से ज्यादा नहीं हो सकता। साथ ही मध्य प्रदेश नगर पालिका अधिनियम की धारा 20 में भी यह लिखा है कि कार्यकाल 5 वर्ष का ही हो सकता है। भारत के संविधान और नगर पालिका अधिनियम दोनों में ही कार्यकाल समाप्त हो जाने के बाद किसी भी तरह की कमेटी बनाए जाने का कोई प्रावधान नहीं है, ये कांग्रेस का कहना है। उधर नगरीय निकायों में प्रशासकीय समिति बनाने पर कांग्रेस हमलावर है। कांग्रेस के मीडिया कोऑर्डिनेटर नरेंद्र सलूजा ने कहा यह फैसला लोकतंत्र की हत्या है और कोर्ट की अवमानना है। वहीं बीजेपी प्रवक्ता रजनीश अग्रवाल ने कहा कि यह फैसला जनता के हित में लिया गया है। तरह का निर्णय जो है कहीं ना कहीं पैसे को खर्च करने वाला है, अनावश्यक संसाधन उपलब्ध कराए जाएंगे और अपनों को फायदा पहुंचाने वाला है, ताकि कहीं ना कहीं कोरोना की आड़ लेकर इन नगरीय निकायों के माध्यम से भ्रष्टाचार का खेल खेला जा सके। यह पूरी तरह से लोकतंत्र की हत्या है, असंवैधानिक निर्णय। कांग्रेस इसको न्यायालय में चुनौती भी देगी और जब न्यायालय में याचिका लंबित है तो उस समय लिया गया निर्णय न्यायालय की अवमानना के समान भी है और पूरी तरह से जो निर्णय है यह कहीं ना कहीं भारतीय जनता पार्टी खेल खेलना चाहती है नगरीय निकाय में, इसलिए लिया गया। राज्यसभा तक के चुनाव जब टाल दिए गए, जो सीमित संख्या विधायकों की होने के बाद हुआ करते हैं, तो ये तो बड़े स्तर पर नगरीय क्षेत्र में चुनाव होने वाले, और अब अगर ये निर्णय मध्य प्रदेश की सरकार ने लिया है तो एक लोकतांत्रिक निर्णय है, जनता के हित में निर्णय है। जनता के प्रतिनिधियों के द्वारा अगर सत्ता का संचालन नगर सरकार में होगा तो निश्चित तौर पर आकांक्षाओं की पूर्ति में आसानी होगी।
बहुत से सवाल हैं। बड़ा सवाल यह है कि अब यह तय हो गया है कि राज्य में अब निकायों में प्रशासकीय समितियां काम करेंगी। दलील है कि ऐसा मौजूदा हालात में जरूरी है ताकि व्यवस्था बनी रहे और जनता के काम ना रुकें। लेकिन जी मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ कुछ सवाल पूछता है। सवाल ये, अगर आम लोगों के भले के लिए ऐसा किया जा रहा है तो क्या सरकार यह वादा करेगी कि प्रशासकीय समितियों में शामिल लोग कोई वेतन नहीं लेंगे, कोई सुविधाएं नहीं लेंगे? सवाल यह है कि जनता की गाढ़ी कमाई साल भर के लिए प्रशासकीय समितियों के लोगों पर क्यों लुटाई जाए? मसला यह भी है कि जब बात खजाना खाली होने की हो रही हो, हवाला दिया जा रहा हो कि खजाना खाली है, तब इन समितियों पर पैसा खर्च करना क्या ठीक है, जायज है? ये फिजूल खर्ची नहीं है। अगर समितियों में शामिल लोग जनता की सेवा करने के लिए आ रहे हैं तो क्या वो खुद वेतन और दूसरे लाभ त्याग कर नैतिकता की मिसाल पेश नहीं कर सकते? सवाल यह भी है कि क्या जब जनप्रतिनिधियों ने विधायक निधि जैसे फंड को कोरोना के लिए देने का फैसला किया तो क्या वो जनता का पैसा नहीं था? यानी कि जनता का पैसा जनता पर ही खर्च करने के लिए वाहवाही ली गई। क्या विधायक निधि और सांसद निधि के बहाने जनता के पैसे से ही जनता की भलाई करने का नाटक नहीं किया जा रहा? सवाल यह भी है, जनप्रतिनिधि खुद सामने आकर अपनी निजी संपत्ति से जनता का भला क्यों नहीं करते? कोरोना संकट में निजी संपत्ति से जनता का भला करने वाले जनप्रतिनिधियों की तादाद इतनी कम क्यों है? ये वो तमाम सवाल हैं जो इस वक्त जी मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ पूछ रहा है। और हमारे साथ दो खास मेहमान जुड़ रहे हैं। हमारे साथ बीजेपी के वरिष्ठ नेता, पूर्व नेता प्रतिपक्ष, पूर्व मंत्री गोपाल भार्गव जी हमारे साथ जुड़ रहे हैं। इसके साथ साथ सज्जन सिंह वर्मा जी, पूर्व मंत्री कांग्रेस के, हमारे साथ जुड़ रहे हैं। मैं आप दोनों का बहुत स्वागत करता हूं। गोपाल जी, आपका स्वागत है और सज्जन जी, आपका भी बहुत बहुत स्वागत है। इसके साथ साथ हमारे साथ जी मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ के एसोसिएट एडिटर हरीश दिवेकर जी भी जुड़े हुए हैं। हरीश जी, मैं आपके पास आऊंगा, लेकिन उससे पहले राजनीतिक प्रतिक्रियाएं। गोपाल भार्गव जी, मैं सबसे पहले आपके पास आ रहा हूं। आपने अब तक सुना होगा जी मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ के हम जो सवाल आज रखने वाले हैं। सबसे पहला सवाल तो यही है कि अभी फिलहाल क्या यही एकमात्र व्यवस्था बची थी कि जनता के काम होते रहें, व्यवस्था बनी रहे, और तब जबकि खजाना खाली है, क्या ये अतिरिक्त भार हम झेलने की स्थिति में है क्या? गोपाल जी, आवाज मिल रही है क्या? अभी आ रही है जी। देखिए, मेरी आपने सुन लिया? हाँ, आवाज आ रही है आपकी। मेरी शुरू से मान्यता रही है जी कि हमारी इस लोकतांत्रिक व्यवस्था में जो हमारे जनता के द्वारा चुने हुए प्रतिनिधि होते हैं, उनसे बेहतर कोई व्यवस्था नहीं हो सकती। किसी भी प्रशासकीय अधिकारी को उस स्थान पर बैठाना, मैं मान के चलता हूं कि जनता के द्वारा चुने गए प्रतिनिधि का एक बार अनादर भी होता है, और जो जनता का एक प्रकार से प्रतिबिंब होता है वो उसका प्रतिनिधि होता है। उसकी आकांक्षाओं का होता है, उसकी इच्छाओं का होता है, उसकी अपेक्षाओं का होता है, उसकी समस्याओं का होता है, उसकी पीड़ा का होता है, उसका दर्द का होता है। और मैं मान के चलता हूं कि आज भी हमारे लोकतंत्र में जिसको आगे वोट चाहिए होगा, वोट लेना होगा, खड़ा होगा, उसके लिए जनता के दर्द को समझना होगा, और वही आदमी ठीक तरीके से जनता की सेवा कर सकता है। प्रशासकीय समिति जो इसके पहले जो 4 महीने पहले जिन संस्थाओं का कार्यकाल पूरा हो गया, नगर निगमों का, नगर पालिकाओं का, नगर परिषदों का, वहां पर कोई एसडीएम को चार्ज दे दिया, किसी कलेक्टर को चार्ज दे दिया, किसी कमिश्नर को चार्ज दिया। सारे अधिकारी अभी कोरोना के चक्कर में और अन्य प्रशासनिक समस्याओं, उपार्जन का काम भी चल रहा है, अनेकों प्रकार के काम चल रहे हैं। मैं सिर्फ कांग्रेस पार्टी के मित्रों से ये जानना चाहता हूं कि जब उनकी सरकार थी और कार्यकाल पूरा हो गया था, इसके पूर्व उन्होंने सारी तैयारियां, मतदाता जैसे हमेशा होता रहा, पिछले कई वर्षों जब से 73वां 74वां संविधान संशोधन हुआ था, तब से ये प्रावधान हो गया था कि 6 महीने के अंदर चुनाव करा लिए जाएंगे, और पूर्व तैयारियां जो है पद पे रहते हुए सारी तैयारियां करा ली जाएंगी, ताकि जैसे कार्यकाल खत्म होता है उसके दूसरे दिन हम चुनाव करा लेंगे। लेकिन ये तैयारी कांग्रेस पार्टी ने अपनी सरकार रहते हुए नहीं की, और उसी कारण से ये जो खालीपन पैदा हुआ, वैक्यूम पैदा हुआ, उसको भरने के लिए जो किसी अधिकारी को फुर्सत ही नहीं थी 2-3 महीने से कि वो नगर
मेरे गृहनगर में, मेरे क्षेत्र में एसडीएम महोदय को प्रहार दे दिया गया। 1 घंटे के लिए वो 3 महीने में आई हैं। जनता फड़फड़ा रही है, गांवों के लिए घूम रही है, निराश्रित लोग घूम रहे हैं, पेंशन वाले घूम रहे हैं। मैं मान के चलता हूं कि उन लोगों को कोई मतलब नहीं। प्रशासनिक कामों से ज्यादा लॉ एंड ऑर्डर से, इन सब चीजों से मतलब है। तो इसीलिए लोकतंत्र में यदि कुछ समय विशेष के लिए, जैसा कि आपने कहा कि अगले चुनाव के पहले 1 वर्ष का कार्यकाल बढ़ा है, उसके पहले चुनाव हो जाते हैं, तो मैं मान के चलता हूं नया जो जनप्रतिनिधि वो आ जाएंगे। गोपाल जी, लेकिन मेरा आपसे इस पर एक और सवाल है सज्जन जी, उसके बाद मैं आपके पास आ रहा हूं। ये जानकारी आपको भी होगी कि कांग्रेस सरकार के दौर में ही एक याचिका पहले ही कोर्ट में लगी हुई है, जिसमें 28 फरवरी की अगली हियरिंग थी, लेकिन उसके बाद कोरोना का ये संकट काल आ गया। ये कोई टेक्निकल इशू और कानूनी दांवपेच तो नहीं फंसेगा कि मामला अभी कोर्ट में है, उस पर सुनवाई होनी और यहां आपने प्रशासक नियुक्ति कर दी, प्रशासकीय समितियां बना दी? नहीं, इसमें न्यायालय का, जहां तक मैं मान के चलता हूं कि न्यायालय बहुत इस मामले में बहुत अच्छे और सामयिक फैसले करते हैं। अब मैं ये कह के ये मान के चलता हूं, जो समितियां, जो नगर निगम, नगर पालिकाएं छत्तीसगढ़ में थी, सारे चुनाव हो गए। मध्य प्रदेश में चुनाव नहीं हुए, उसी वक्त में वो गठित हुई थी, उसी वक्त में अभी गठित हो रही। मैं इतना ही कहना चाहता हूं कि ये जो कार्यकाल बढ़ाया है, इस कार्यकाल का सदुपयोग हो, जनप्रतिनिधियों के लिए उनकी जिम्मेवारी मिले, और जैसे ही चुनाव पूरे हों वो अपने पद से पदच्युत हो जाए। तो मैं मान के चलता हूं कि एक लोकतांत्रिक प्रक्रिया है और इसमें किसी को आपत्ति नहीं होना चाहिए। आज भी लोकतंत्र में अफसरशाही से बेहतर व्यवस्था है लोकशाही की। लोकशाही 1000 गुनी बेहतर है अफसरशाही से, और खासतौर से ऐसी अफसरशाही ऐसे वक्त की जिसमें वो सारा का सारा वक्त लॉ एंड ऑर्डर, कोरोना, उपार्जन, तमाम और अन्य चीजें जो है, तेंदुपत्ता का भी सीजन आ रहा है, अनेकों विषय पैदा हो रहे हैं। पीडीएस का हमारा ये सिस्टम भी पूरा देखना है, राशन बट रहा कि नहीं बट रहा, दूसरे राज्यों से मजदूरों को भी लाना है, छात्रों को भी लाना है। इसमें लोकशाही व्यस्त है, आप ठीक कह रहे हैं, उसके पास 1000 काम है, और जो जनप्रतिनिधि हैं उनको चुना जाता है खास काम के लिए। विधायक हैं तो विधायकी उनके पास है, सांसद है, सांसद उनके पास है, इलाके का विकास करना है। मैं गोपाल जी आ रहा हूं, लेकिन सज्जन सिंह वर्मा साहब, यह सवाल बड़ा बुनियादी है और पहला सवाल यही उठेगा कि आज कांग्रेस की तरफ से संविधान का अनुच्छेद 243 याद दिलाया जा रहा है, 243A, मध्य प्रदेश नगर निगम अधिनियम, नगरीय निकाय अधिनियम 20 धारा 20 का जिक्र किया जा रहा है। जब 1.25 साल आप सरकार में थे और आपके सरकार में रहते हुए ही कार्यकाल पूरा हो गया था, तो उस दौर में चुनाव क्यों नहीं करा लिए गए? आज नया निगम होता, नए लोग होते, अपने काम में जुटे हुए होते, ये दिक्कत ना आती। आसिफ भाई, पहली बात तो ये कि भी आपके आखिरी प्रश्न पे गोपाल भार्गव जी ट्विस्ट कर गए, कोर्ट के संबंध में, न्यायालय के संबंध में कोई बात करी नहीं। खैर कोई बात नहीं, मैं उसका जवाब आपको निश्चित रूप से दूंगा। और आपका जो प्रश्न है कि हमारे कार्यकाल में क्या हुआ, एक मुझे थोड़ा सा बुरा लगा आसिफ भाई, आपने 2 बार पूर्व कहा। पूर्व मंत्री गोपाल भार्गव, पूर्व नेता प्रतिपक्ष गोपाल भार्गव, हम तो इन्हें अभूतपूर्व देखना चाहते हैं। पर सवाल ये है आसिफ भाई कि अंधा बाटे रेवड़ी चीन चीन के दे, ये हमारे मालवा में कहावत है। खैर वो कोई बात नहीं, ये शिवराज जाने, गोपाल भैया जाने। मैं आ जाता हूँ असली मुद्दे पे। हमारे कार्यकाल में हमने अंधे बाटे रेवड़ी चीन चीन के दे नहीं किया। हाँ करेंगे इसमें बाद में। तो मैं ये जो कहावत थी, अंधा बाटे रेवड़ी चीन चीन के दे, यदि हम चाहते, जब कार्यकाल समाप्त हुआ नगरीय निकायों का, तो हम अपने कांग्रेस के लोगों की कमेटी बना देते। हमने ऐसा नहीं किया। हम सरकारी खजाने का दुरुपयोग करना नहीं चाहते थे। हमने प्रशासक बैठाए। बड़ी नगर निगम है तो कमिश्नर रेवेन्यू बैठ गया, दूसरी जगह है तो कलेक्टर बैठ गया, एसडीएम बैठ गए, तहसीलदार बैठ गए। हमने उन पे विश्वास करके, चूंकि कार्यकाल समाप्त हो गया, वो पद खाली रख नहीं सकते, इसलिए हम चाहते तो हम बड़ी कमेटी कांग्रेस के लोगों की बना देते। पर हमारे मन में दुर्भावना नहीं थी। हमने प्रशासकीय अधिकारियों को काम सौंपा कि ईमानदारी से काम करिए। बात यह है कि जब एक विषय पे उच्च न्यायालय के विद्वान जज
माननीय सतीश चंद्र शर्मा जी, माननीय शैलेंद्र शुक्ला जी के यहाँ कोई रिट पिटीशन लगी, उन्होंने उसे स्वीकार किया। इसका मतलब ही ये होता है कि उस पिटीशन में बहुत दम है। उस पे से तत्कालीन सरकार को दोनों हमारे आदरणीय जज साहब ने नोटिस इशू किए। आपने कहा कि उसकी तारीख लगी थी फरवरी में, 23 मार्च को भी एक तारीख थी उसकी। जब सरकार को एक विषय पे नोटिस जारी हो गया, उसी विषय पे वही की वही निर्णय फिर कोई भी सरकार हो उसे लेने का अधिकार नहीं है। सरकार को तो नहीं है ये इस तरह का कोर्ट की अवमानना, न्यायालय की अवमानना करने का, लेकिन विद्वान माननीय राज्यपाल साहब ने, उनके पास तो विधि विभाग की एक टीम भी रहती है राज्यपाल साहब के पास, उनको ये देखना था कि कोर्ट की अवमानना तो नहीं हो रही। जब एक विषय पर निर्णय हो गया, कोर्ट नोटिस जारी कर चुकी है, फिर हम उस ऑर्डिनेंस पे क्यों साइन कर रहे हैं, क्यों अध्यादेश पे साइन कर रहे हैं? सज्जन जी, मतलब हथियार बहुत अहम बन के काम कर रहे हैं। गोपाल जी से जब मैंने पूछा तो उस सवाल को वो घुमा गए, लेकिन जो मैंने आपसे सवाल पूछा, इस सवाल में थोड़ा सा मैं भी अभी इंतजार कर रहा हूं उस बात का। सज्जन जी, मेरा आपसे सवाल ये था और आपने उसके जवाब में ये कहा कि जब कार्यकाल खत्म हुआ तो हमने अपने लोग नहीं बैठाए। मैं तो ये पूछ नहीं रहा सर, मैंने तो ये कहा जब कार्यकाल खत्म हुआ तो नियम सम्मत चुनाव होने चाहिए थे, वो चुनाव क्यों नहीं हुए? जबकि जो चुनाव आयोग है वो अपने काम में लगा हुआ था, स्क्रूटनी चल रही थी, रीचेकिंग का काम चल रहा था, चुनाव हो जाते फरवरी तक तो आज ये दिक्कत ना होती। मैंने तो कहा ही नहीं कि आपने अपने लोग बैठाए। नहीं, देखिए आसिफ भाई, इसमें क्या हुआ, देखिए मैं उसमें मुझे पूरी जानकारी है, मैं इस विभाग का मंत्री भी रहा हूँ और इस कमेटी में कांग्रेस की तरफ से भी मैं हूँ। ये बात असल में ये थी कि कई जगह नगर निगमों का, नगर पालिकाओं का वार्ड विभाजन, परिसीमन ये ढंग से नहीं हो पाया, कई सीमांकन सही नहीं हो पाया। जैसे मैं देवास की बात करूं, वहाँ का ठीक ढंग से नहीं हो पाया था। फिर हम लोगों ने बैठ के, तो इसमें डिले हो गया। इसलिए चुनाव आयोग ने खुद ही कहा कि अभी हम चुनाव करवाने में सक्षम नहीं है जब तक वोटर लिस्ट ढंग की ना बन जाए, परिसीमन ढंग का ना हो जाए सही मानों में, तब तक हम चुनाव नहीं करा सकते। तब हमने, इसीलिए हमें प्रशासक बैठाना पड़े कि हम 3-4 महीने के अंदर ये सारी अर्हताएँ पूरी कर लें, सारी व्यवस्थाएं पूरी कर लें, ताकि जब चुनाव हो तो कोई लकूना ना रहे। ये मेरा जवाब। ठीक, सज्जन जी मैं आपके पास लौट रहा हूं, गोपाल जी आपके पास भी लौट रहा हूं। हरीश दिवेकर, एसोसिएट एडिटर, जी मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ के हमारे साथ हैं। हरीश जी, हमने देखा है देश में, प्रदेश में इस तरह की स्थितियों में जब कुछ विधानसभा सीटों या वार्ड में सीमांकन या परिसीमन की जब स्थिति फंसती है तो चुनाव आयोग स्वतः कई केसेस में हमने देखा उस इलाके को छोड़कर बाकी जगह नॉर्मल प्रोसीजर से अपनी चुनाव प्रक्रिया आगे बढ़ती है और नामांकन सीमांकन या ये नियम है कि एक मुश्त चुनाव होंगे, ये ऐसा आज तक देखा तो नहीं है। जी, आज से बिल्कुल सही कहा आपने। जो निर्वाचन आयोग का काम है, राज्य निर्वाचन आयोग का, उसे अपना जिम्मेदारी है और सुप्रीम कोर्ट के भी आदेश हैं कि राज्य निर्वाचन आयोग की जिम्मेदारी है, आधे अधूरे में भी चुनाव करा सकते हैं। पर अक्सर होता क्या है कि राज्य निर्वाचन आयोग के जो आयुक्त की नियुक्ति होती है वो राज्य सरकार ही करती है और यहाँ भी ऐसा ही हुआ। जो मुख्य सचिव थे बीपी सिंह, वो रिटायर होने के बाद उनको राज्य निर्वाचन आयोग का आयुक्त बनाया गया। तो कहीं ना कहीं एक वो रहता है। दूसरी बात क्या है कि बात चलेगी, जब परिसीमन की बात चल रही थी, वार्ड परिसीमन की, तो कई जगह कलेक्टरों ने भी परिसीमन करने में हड़बड़ी कर दी, तो वो इश्यू फंस गया, लिगुना फंसता चला गया और हर पूरे निकायों में कहीं ना कहीं किसी एक वार्ड में, कहीं 4 वार्ड में, कहीं 10 वार्ड में इस तरह मामला उलझ गया। जैसे जैसे बात आगे बढ़ी तो एक भारत निर्वाचन आयोग का नियम है कि जनवरी में मतदाता सूची नए सिरे से अपडेट होती है और कांग्रेस सरकार, तत्कालीन कांग्रेस सरकार ये जानती थी, इसी कारण से वो वार्ड निर्वाचन आयोग का जैसे जनवरी लगा तो वो मुक्त हो गई, पूरा मामला निर्वाचन आयोग के पास चला गया। भारत निर्वाचन आयोग की गाइडलाइन लागू हो गई कि मतदाता सूची नए सिरे से अपडेट होगी। उसके चलते फरवरी तक खिंच गया और मामला जब तक पूरी सूची अपडेट होती तो कोरोना, सरकार की सियासी कोरोना आ गया और ये मामला ऐसे खिंचता चला गया। आसिफ, उसमें यह भी दिक्कत है, कांग्रेस के कई साथियों से बात हुई तो उन्होंने कहा कि हमको चुनाव कराने का वक्त बीजेपी ने दिया नहीं, दूसरे मसलों में उलझाए रखा। बीजेपी का कहना यह है कि कांग्रेस दूसरे मसलों में उलझी रही। तो खैर उस पर भी हम बात करेंगे, बस एक छोटा सा ब्रेक है। 2 खास मेहमान मेरे साथ जुड़े हुए हैं, यूं गए और यूं लौट रहे हैं। जैसी जोड़ तोड़ करके सरकार बना ले, इसी में विलंब हो गया, इसी में चूक गए, हाथ से बाजी निकल गई, ये हुआ।
नंबर 2, संविधान में कहीं ऐसा प्रावधान नहीं है, जैसे सज्जन भाई बता रहे थे, जब प्राकृतिक आपदा का ऐसा समय आता है तो राज्य सरकार को ये अधिकार है कि गवर्नर की स्वीकृति से ये सब व्यवस्थाएं कर सकती है, जैसा कि अभी कार्यकाल बढ़ाने के संबंध में हुआ। तीसरी बात यह है कि कार्यकाल बढ़ा तो कोई एक दल के व्यक्ति का नहीं बढ़ा। अब देखिए, नगर पालिका अध्यक्ष जो है, नगर परिषदों के अध्यक्ष जो है, बहुत बड़ी संख्या में हमारे कांग्रेस के भाई है, सदस्य है, उन सबका कार्यकाल भी बढ़ने का या फिर प्रशासनिक समिति में उनको लेने का ये सारा का सारा काम हुआ है। इसलिए किसी दलीय भेदभाव का भी आरोप नहीं लगाया जा सकता है। अदालत का जहां तक सवाल है हाई कोर्ट का, तो नोटिस जारी हुआ है। नोटिस जारी होना कोई फैसला नहीं होता, कोई जजमेंट नहीं होता, और इस कारण से अभी उसके लिए हम मान के चलते हैं। अंतिम बात जो आपने कही है कि व्यय होगा, व्यय के लिए मान के चलता हूं कि यदि कोई गाड़ी किसी के पास में है तो मैं ये भी मान के चलता, मैंने हमेशा देखा है कि वो गाड़ी जो है वो प्रशासक के अधीन हो जाएगी, वो चलेगा, दुरुपयोग करेगा, हो सकता है उसके परिवारजन उसमें घूमे, अन्य लोग भी उसका उपयोग करें। इसलिए मैं मान के चलता हूं कि एक जो दूसरी बात यह है कि स्वेच्छा की बात है। हम विधायकों ने अपने वेतन का 30% समर्पित किया है 2 साल के लिए। कांग्रेस पार्टी के लिए बहुत से विधायकों ने दिया है, और तो और हमारे एक विधायक चेतन कश्यप जी हैं, उन्होंने अपने पिछले 5 साल का ही वेतन दे दिया था, नहीं लिया। इस साल का ही 5 साल का उन्होंने विधानसभा के सत्र के दौरान आसंदी से खड़े होकर इस बात को कहा कि मैं 5 साल का वेतन नहीं लूंगा, और लिखे तो उन्होंने पत्र विधानसभा के स्पीकर महोदय को दे दिया। तो जहां तक ये बात है, तो कार्यकाल जहां तक बढ़ाने का सवाल है, मैं कहना कि मुझे एक बात का स्मरण है कि एक समय ऐसा भी आया था 1971 में, जब लोकसभा बनी थी, विधानसभाएं बनी थी, उस समय इमरजेंसी लागू हो गई थी, कॉन्स्टिट्यूशन सस्पेंड था, उस समय 1-1 साल का कार्यकाल इन संस्थाओं का तक बढ़ाया गया, लोकसभा और विधानसभाओं का। इसलिए कहने का किसी को भी अधिकार नहीं है। मुझे जहां तक स्मरण है उस समय का, मैं भी सक्रिय राजनीति में आ गया था 71 में, तो जब विधानसभा और लोकसभाओं का बढ़ सकता है तो ये तो बेचारे नगरीय निकाय ये बहुत इंपॉर्टेंट है। और गोपाल जी, आप बहुत सीनियर हैं, सज्जन जी बहुत जानकार हैं, बहुत सीनियर हैं, लेकिन संविधान एक्सपर्ट विराग गुप्ता जी इस वक्त हमारे साथ जुड़ रहे हैं। मैं जरा एक सवाल उनसे फोन पर ले लूं। विराग जी, पहले तो आपका बहुत बहुत स्वागत है, और मैं आपसे एक सीधा सवाल पूछना चाहता हूं। मध्य प्रदेश में फिलहाल यह स्थिति हुई, 4 महीने पहले चुनाव होने थे नगर निगमों के, पालिकाओं के, परिषद के, वो चुनाव नहीं हो पाए किन्हीं वजहों से। अब मौजूदा सरकार ने, सत्ता परिवर्तन हो गया मध्य प्रदेश में, मौजूदा सरकार ने अध्यादेश दिया, राज्यपाल ने मंजूरी दे दी, और प्रशासकीय समितियों को मुस्तैद किया गया, अगले 1 साल के लिए उनका कार्यकाल बढ़ा दिया गया है। प्रशासकीय समिति नाम है, बाकी उसमें वही लोग हैं, पालिका निगम के अध्यक्ष हैं, महापौर हैं, और उसके अलावा पार्षद हैं। क्या यह संविधान सम्मत है? देखिए, इसका फैसला तो अदालतें करेंगी, लेकिन अगर इस फैसले को 3 पैमाने पर अगर देखा जाए कि पहले नंबर पर ये क्या संविधान सम्मत है, प्राथमिक तौर पर यह संविधान सम्मत नहीं लगता है। जो भी इंटरप्रिटेशन किया गया है वो गलत है। दूसरे नंबर पर, जब अगर ये पूरा जो भी मसला हो रहा है कोरोना के नाम पर अगर हो रहा है, और वो लॉकडाउन 3 मई को खत्म हो जाएगा, उसके बाद खत्म हो जाएगा, और जो कोरोना का संकट है वो 3 कानूनों से निपटा जा रहा है, उसके लिए कोई देश में इमरजेंसी नहीं लगाई गई, नई फाइनेंशियल इमरजेंसी लगाई गई, न दूसरी तरह की इमरजेंसी लगाई गई। तो सिर्फ उतने समय के लिए ही टाला जा सकता है अगर इसका आधार लिया जा रहा है कोरोना संकट का। नहीं, उसमें उसका जिक्र किया गया। विराग जी, मेरा आपसे एक छोटा सवाल और, जो ये इतनी बड़ी पैंडेमिक है, ये महामारी है, क्या इस महामारी को देखते हुए संविधान के अनुच्छेद 243A का जो जिक्र किया जा रहा है, उसमें क्या छूट दी जा सकती है कि अभी चूंकि चुनाव नहीं हो सकते, गैदरिंग नहीं हो सकती, इसीलिए ये हो सकती है व्यवस्था? नहीं, देखिए, छूट के लिए लोकतांत्रिक व्यवस्था में एक निर्धारित प्रक्रिया है, और चूंकि संविधान के तहत जो संविधान संशोधन भी किया गया है, 73वां 74वां जो संविधान संशोधन किया गया है, और जो संविधान के प्रावधान हैं, उन प्रावधानों पे अगर कोई छूट दी जा सकती है तो सिर्फ संसद द्वारा ही दी जा सकती है। वो छूट राज्य सरकार कैबिनेट के निर्णय से हासिल नहीं कर सकती है, या अध्यादेश के निर्णय से हासिल नहीं कर सकती है, और छूट की अपनी प्रक्रिया है। और इस समय ऐसा कोई
राज्यों में आपातकाल के लिए सिर्फ अनुच्छेद 356 का प्रावधान है, और इस तरह के अगर प्रावधानों के तहत वो कोई अपने नियमों में बदलाव चाहते हैं तो उसकी छूट का उनको विशेष या तो केंद्र सरकार से अनुमति लेनी पड़ेगी या दूसरी कोई प्रक्रिया अपनानी पड़ेगी। प्राथमिक तौर पर ऐसा लगता है कि संविधान इस बात की इजाजत नहीं देता, यानी कि कांग्रेस जरूर इसको चुनौती दे रही है, दे सकती है, कांग्रेस कोर्ट जा भी रही है। विराग जी बहुत शुक्रिया, आपने अपना एक्सपर्ट व्यू रखा यहाँ पर। संविधान विशेषज्ञ विराग गुप्ता जी इस वक्त हमारे साथ जुड़े हुए थे। सज्जन जी अब मैं आपके पास आ रहा हूं, गोपाल जी के पास मैं उसके बाद आऊंगा। सज्जन जी मेरा आपसे एक सवाल है, बात सीमित नहीं है सिर्फ पालिका, निगम या परिषद तक। सर दो चीजें बहुत अहम है। एक, फरवरी 2018 के बाद से मध्य प्रदेश में सहकारी चुनाव नहीं हुए। उसके पीछे अब तक बीजेपी का यह आरोप है, बीजेपी वाले अब तक यह कहते हैं कि चुनाव आपने इसलिए नहीं कराए क्योंकि उसकी दो वजह थी। पहला, चुनाव की आप घोषणा करते आदर्श आचार संहिता लग जाती। तीसरा यह कि चुनाव नहीं होते तो आपने पिछले दरवाजे से अपने लोगों को बैठाए रखा, और उसी तारतम्य में उसमें वो देखते हैं इन चुनावों को भी कि इन चुनावों को भी आपने इसलिए टाले रखा। देखिए आसिफ भाई, मैं विराग जी ने जो अपने एक्सपर्ट्स कमेंट दिए हैं मैं पूरी तरीके से सहमत भी हूँ, संतुष्ट भी हूँ। बिल्कुल सही व्याख्या उन्होंने इस संदर्भ में की है जी। बात मैं पहले अपनी कर लूँ कि जब एक परिषद का कार्यकाल इंटरप्ट हो गया, खत्म हो गया, 4 महीने निकल गए, यदि कंटिन्यूटी होती, उनका कार्यकाल चल रहा होता और समाप्त होने वाला हो 1-2 दिन में, तब आप इस तरह की कमेटी बना दो, उन्हीं लोगों को फिर रख दो। पर जिनका कार्यकाल समाप्त हो गए, 4 महीने प्रशासकों ने वहां काम किया, उस संस्था को फिर से आप जीवित नहीं कर सकते, उन लोगों को फिर आप पदासीन नहीं कर सकते। जहां तक मेरे भाई गोपाल भार्गव ने कहा कि मैंने शायद बड़ी पुरानी याद आई होगी कि राज्यसभा या लोकसभा या विधानसभा की, तो आप जरा उठा के देख लें, यदि कभी ये निर्णय हुआ तो विधानसभा का कार्यकाल रहा होगा उसे बढ़ाने के लिए, चाहे इमरजेंसी का। जब आप 4 महीने आप हट गए, है ही नहीं आपके पास कुछ, और आपने एक प्रश्न किया उसको भी गोल कर गए कि आर्थिक स्थिति भोपाल नगर निगम की बड़ी खराब है। अब आप देख ही रहे समाचार पत्रों में, आपकी चैनलों में आ रहा है कि डीए केंद्र सरकार ने मध्य प्रदेश सरकार ने डीए कर्मचारियों का सर्वनाश करने का पूरा योजना बना लिया। तो इस समय इनके पास योजना तो है नहीं कि जनरेट कहाँ से होगा पैसा। तो ये इस तरह और राजनेताओं को बिठा देंगे तो और बचा कुचा खजाना भी ये लूट ले जाएंगे, ये मेरा कहना। ठीक, सज्जन जी मैं इस पर आ रहा हूँ। 15 साल लूटे ही है। हाँ सज्जन जी मैं आ रहा हूँ। हरीश जी उससे पहले मैं आपके पास आ रहा हूँ। एक सवाल जो अभी उठ रहा है वो ये, जो मैंने अभी सज्जन जी से भी पूछा था कि चुनाव दर चुनाव, और देखिए फरवरी 2018 का हम जिक्र करते हैं तो हम जानते हैं कि उस वक्त सरकार कांग्रेस की नहीं थी। तो फरवरी 2018 से सहकारी चुनाव भी टलते चले गए, और उसके बाद जैसे जैसे सरकारें आई, आरोप यही लगते रहे कि हम आए तो हम अपने लोगों को लेकर आए, उनको हमने बैठा दिया कुर्सी पर, वो आए तो उन्होंने अपने लोगों को कुर्सी पर बैठा दिया, और ये चुनाव टलते अब 2 साल होने को हैं। आसिफ, अकेले सहकारिता ने मंडी चुनाव के साथ भी ये स्थिति है। मंडी चुनाव, सहकारिता चुनाव, तत्कालीन भाजपा का जो तीसरा टर्म था, तीसरे का, उसके अंदर टले हुए थे, आने थे, लेकिन विधानसभा चुनाव को देखते हुए उस समय को टाल दिया गया, क्योंकि सहकारिता चुनाव, मंडी चुनाव ऐसे हैं, ग्रामीण में गांव लेवल के स्तर पर चुनाव होते हैं, पंचायत लेवल पे होते हैं, और ग्रामीण वोटर होता है। अगर वहां कुछ ऊपर नीचे होता है उसका मैसेज गलत जाता है विधानसभा चुनाव में, उसको देखते हुए रोक दिया था भाजपा सरकार ने। फिर कांग्रेस सरकार आई, उसने भी टाला। कुल मिला के स्थिति रही कि सरकारें अपने सुविधा के अनुसार चुनावों को कराती नहीं। मैं आपसे भी ये बताना चाहूंगा कि जो नगर पालिका के चुनाव है, कांग्रेस ने नहीं भाजपा ने भी रोके। मतलब जो नगर पालिका और नगर पंचायत के चुनाव जो थे, उपचुनाव होने थे,
और शिवपुरी का एक चुनाव के मामले में राज्य निर्वाचन आयुक्त पर 50,000 का हाईकोर्ट ने जुर्माना भी लगाया। वहां भी 30-35 नगरीय उपचुनाव होने थे नगरीय पंचायतों के, वो नहीं हुए थे भाजपा में, और कांग्रेस सरकार ने भी नहीं बनाया उसको। ये सरकारें अपनी सुविधा के हिसाब से नगर चुनाव कराती हैं। उसमें हरीश जी आपने बहुत अहम सवाल उठा दिया है। ये सवाल आपने ये उठा दिया है कि जनवरी फरवरी में जो निकाय के, आपने बहुत अहम सवाल उठाया हरीश जी, कि जनवरी फरवरी में जो निकाय के चुनाव होने थे, तो क्या कांग्रेस ये बात जानती थी? बीजेपी जानती हो ना जानती हो मुझे नहीं पता, वो नरोत्तम जी जाने, गोपाल जी जाने, शिवराज जी जाने, क्या कांग्रेस जानती थी कि फरवरी मार्च के आसपास कुछ होने वाला है बड़ा? उससे पहले अगर चुनाव करा दिए, नतीजे अगर उलट आ गए तो क्या संदेश जाएगा? ये एक बहुत खैर अहम सवाल है, मैं उस पर आऊंगा। सज्जन जी, एक सवाल सरकार जरूर जानना चाहेगी, क्योंकि देखिए आप जानकार हैं, सीनियर हैं, विपक्ष में हैं, आपके सुझाव हमेशा सरकार को चाहिए होंगे। तो आप बताइए कि बतौर सरकार आप क्या करते हैं? क्या सुझाव है इस वक्त? अगर प्रशासकीय समितियां ना बनाएं, जनता के काम अगर उनसे ना कराएं, तो क्या कर सकते हैं? क्योंकि एक एक कलेक्टर और एक एक एसपी इस वक्त 16-16, 20-20 घंटे काम कर रहा है। अब वो अपना काम देखे या ये देखे? बिल्कुल ठीक है, बिल्कुल ठीक है। कोई अकेला कलेक्टर या कमिश्नर रेवेन्यू ये अकेले नहीं होते। नगर निगम है, जितनी नगर निगम में हर विभाग का कर्मचारी पदस्थ है। ठीक, तमाम सैकड़ों हजारों की तादाद में एक एक नगर निगम में कर्मचारी है। कमिश्नर या कलेक्टर अकेले थोड़ी काम करेंगे, तो पूरा अमला ऑलरेडी लगा है कि रेवेन्यू कौन वसूलेगा, साफ सफाई का जिम्मा कौन सा व्यक्ति देखेगा, कलेक्शन कौन देखेगा, बिजली विभाग, ये सारी व्यवस्थाएं, हजारों हजार कर्मचारी हैं। यदि अब भाई हमने तो इसीलिए प्रशासक बैठा दिए कि काम करो, और जो एक राजनेता का अधिकार है, राजनेता चुन के आएगा, वो फिर उस सीट पे बैठेगा और अपने ढंग से काम करेगा। इसलिए हमने प्रशासक बैठाए कि कार्यकाल समाप्त हो गया था, वरना हम उन्हीं लोगों से बैठा देते। क्योंकि इतना हम लोग भी उस समय बिजी थे, हमें भी सरकार उस समय बनाना थी। उस समय सरकार बनी और कर्ज माफी का इतना बड़ा मुद्दा हमारे सामने आया। हमने करोड़ रुपया, अरबों रुपया, 25 लाख किसानों को कर्ज माफी करने में हमने पूरी ताकत लगाई। किसान आत्महत्या कर रहे थे। पूरे भारत में मध्य प्रदेश में सबसे ज़्यादा किसानों ने शिवराज सिंह जी के जमाने में आत्महत्या की थी, वो हमने रोका। तो हमारी सरकार की प्रतिबद्धता इन बातों के लिए थी कि इस देश का अन्नदाता जो किसान है उसके हाथ मजबूत होना चाहिए, उस कर्ज के बोझ से उसे मुक्त होना चाहिए। ये प्राथमिकता हमारी थी, इसलिए हमने प्रशासक बैठा दिए और प्रशासक ठीक काम कर रहे थे। मैं ये सवाल पूछता हूँ गोपाल जी से, सज्जन जी, लेकिन उसमें गोपाल जी से मैं एक बात तो नहीं पूछ सकता। जो मैंने अभी कहा कि हरीश जी ने एक सवाल अहम उठाया कि ये चुनाव क्या इसलिए नहीं कराए कि क्या आपको जानकारी थी कि फरवरी मार्च में कुछ बड़ा भूचाल आ सकता है? गोपाल जी से मैं सवाल इसलिए नहीं पूछ सकता क्योंकि गोपाल जी तो वो पहले आदमी जो शुरू से कहते आ रहे थे कि सरकार गिर जाएगी अपने कर्मों से। अपने कर्मों मैंने जोड़ दिया क्योंकि गोपाल जी यही बात कहेंगे, वो शुरू से कहते आ रहे थे। खैर गोपाल जी, मैं इस पर आपसे जो सवाल पूछने वाला हूं, मेरा वो सवाल आपसे ये है, 4 महीने जब ये पार्षद नहीं थे, जब ये अध्यक्ष नहीं थे, महापौर नहीं थे, परिषद अध्यक्ष नहीं थे, तो खर्चा भी एक तरीके से सेव ही हो रहा था, जाने अनजाने सही खर्चा सेव हो रहा था, प्रशासक वहां पर नियुक्त थे। तो वो जो पुरानी व्यवस्था है, आपको क्यों लगता है कि वो गड़बड़ चल रही थी, या उसमें जरूरी था कि एक बार फिर प्रशासकीय समिति बनाकर उन लोगों को दोबारा कर दिया जाए? उन्हीं लोगों को, उसी व्यवस्था को कंटिन्यू क्यों नहीं किया जा सकता था? क्योंकि आपको इस वक्त एक एक पाई की जरूरत है सर। इसका उत्तर मैं दूंगा। सबसे पहले तो मैं सज्जन भाई के लिए बधाई भी देना चाहता हूं, और जो वो लुक है उनका, वो टी शर्ट जो वो जम रहे हैं एकदम, अपनी उम्र से 10 साल कम लग रहे हैं सज्जन भाई, और मैं उनके लिए धन्यवाद दूंगा। बहुत दिन बाद देखे वो मैं ये कहना चाहता हूँ गोपाल भाई मैं कहना चाहता हूं कि मैं फिर रिपीट कर रहा हूं इस बात के लिए कि हम लोकतंत्र में रहते हैं, हमारा एक संविधान है, हमारा एक परंपरा, हमारी एक जिम्मेवारी है जनता के प्रति, लोगों के प्रति। मैं आज भी कहता हूं, मैं व्यक्तिगत रूप से जी, पार्टी नहीं, मैं व्यक्तिगत रूप से लोकतंत्र का हामी हूं, चाहे कोई भी पार्टी हो, कांग्रेस पार्टी हो, यदि वो कार्यकाल बढ़ा देती तब भी मैं कहता आपने ठीक किया। सज्जन भाई यदि इस काम को कर लेते आप और कमलनाथ जी कर लेते तब भी मैं कहता, मैं नहीं चाहता किसी ब्यूरोक्रेट के हाथ में व्यवस्था जाए,
मैं आज भी मान के चलता हूं कि लोकतंत्र में कितना भी किसी भी पार्टी का आदमी क्यों ना हो, उसको यदि अगले बार खड़ा होना है, लोगों के सामने उसके लिए जवाब देना है, तो अब मुझे मालूम है कि हम एक एक पैकेट लेके, हम 10-10, 5-5 किलो गेहूं लेके लोगों के घर जा रहे हैं। कोई ऑफिसर नहीं जाने वाला, कोई अधिकारी नहीं जाने वाला, हम पूछने जा रहे हैं तेरे लिए बीमारी है कि नहीं, तो घर में खाने को है कि नहीं, फोन से पूछ रहे हैं, मोबाइल से गांव-गांव में पूछ रहे हैं, कोई अधिकारी को नहीं पड़ी। आज भी मैं कह रहा हूं दुनिया में शिवराज सिंह जी अक्षम है, शिवराज सिंह जी की पकड़ नहीं अधिकारियों पे, इसलिए वो नहीं जा रहे। हमारा तो गोपाल भाई मेरे मित्र हैं, बहुत सम्मान करता हूँ। हमारा आरोप हाँ माननीय राज्यपाल महोदय पे है कि जिन्हें संवैधानिक मूल्यों की रक्षा करने का दायित्व है वही रक्षा नहीं कर पा रहे हैं, कोर्ट की अवमानना हो रही है। माननीय न्यायाधीश सरकार के बारे में जो धारणा बना रहे हैं निश्चित रूप से बहुत खराब है। एक सरकार के लिए ये बात अच्छी नहीं है कि उसके लिए धारणा खराब बना है। इसलिए मेरा अनुरोध है कि राज्यपाल महोदय को संवैधानिक मूल्यों की रक्षा करके लोकतंत्र की जो पाया है उसे और मजबूत करना चाहिए। ठीक, सज्जन जी इसका जवाब मैं लेता हूँ। गोपाल जी देखिए सज्जन भाई, जब इस प्रकार के प्रश्न उठे हैं कि राज्यपाल महोदय अपने फैसलों में पक्षपाती हैं या वायस हुए हैं, उसके बारे में बहुत ही मुझे कहते हुए प्रसन्नता है कि सुप्रीम कोर्ट ने अभी आदेश दिया, विधानसभा में जो ये घटित हुआ या राज्य सरकार या जो सत्ता परिवर्तन हुआ इस सब में, जब सुप्रीम कोर्ट में हमारे विवेक तनखा जी ने, कपिल सिब्बल जी ने और भी अनेकों वरिष्ठ अधिवक्ताओं ने, जो हमारे कांग्रेस के बहुत ही माने हुए और बहुत ही पारंगत अपनी विधा में है, उन्होंने जब सर्वोच्च न्यायालय में इसके विरुद्ध अपील की, सर्वोच्च न्यायालय ने गवर्नर की इस मामले में सुपीरियरिटी मानी और ये भी कहा गवर्नर ने ऐसी परिस्थितियों में जो भी निर्णय किया ये निर्णय सर्व था, उचित था और इसके अलावा कोई विकल्प ही नहीं था। तो मैं मान के चलता हूं कि जब सुप्रीम कोर्ट जैसी संस्था गवर्नर महोदय के फैसलों के लिए जायज ठहराए तो फिर हमें उसके ऊपर प्रश्न नहीं उठाना चाहिए। गवर्नर साहब हमारे कॉन्स्टिट्यूशन, हमारे संवैधानिक प्रमुख हैं राज्य के, और हमें इस बात पर विश्वास करना चाहिए कि वो सब सारे फैसले सोच समझ के करते हों निश्चित रूप से और राज्य के हित में। गोपाल जी, सज्जन जी एक मिनट में, हरीश जी आपसे एक सवाल। जो प्रशासकीय समितियां बनाई गई वहां भी समझ में आता है, और जिन विधायकों का जिक्र गोपाल भार्गव जी ने अपनी पार्टी से और सज्जन जी की पार्टी से किया, उनको भी हम बहुत साधुवाद देते हैं, सलाम करते हैं, जिन्होंने अपना वेतन छोड़ दिया। कोई वेतन अपना यूं नहीं छोड़ता, बहुत बड़ा दिल चाहिए। वेतन किसी का 10,000 हो चाहे 10 लाख हो, कोई अपना वेतन यूं नहीं छोड़ता। एक दिन की सैलरी कटवाना अलग चीज है और वेतन छोड़ना एक अलग चीज है। लेकिन इस बीच जो ये चीजें निकलकर सामने आई कि विधायक निधि से मैं 10 लाख रुपए दे रहा हूं, सांसद निधि से मैं 50 लाख रुपए दे रहा हूं, वो है ही जनता के लिए। अब आप उसे यहां से कान पकड़िए, वहां से कान पकड़िए, तो उसका मतलब क्या है? ये सांसद निधि किसके लिए है? ये विधायक निधि किसके लिए? तो ये ढिंडोरा क्यों? हाँ जी, बिल्कुल सही कहा आपने। सबसे पहले इन्होंने अपने कोटे की बात की, जो खर्च होना था विकास कार्यों पे, उसको छोड़ने की बात की। वेतन भत्तों की बात नहीं हुई। जब प्रधानमंत्री मोदी ने ये कहा कि उनके वेतन से कटौती होगी, उसके बाद राज्य सरकारों में ये बात आई। इसके पहले किसी विधायक ने ये नहीं कहा कि मैं अपना वेतन छोड़ूंगा। सबने अपने कोटे ये कहा कि हम विधायक निधि छोड़ेंगे या विधायक निधि को उसको मतलब जनता के लिए कोविड-19 के लिए देंगे। लेकिन वेतन भत्ते देने की बात जब आई, वहां केंद्र से लाइन आई, उसके बाद ये सब जगह उसको लागू किया गया। कांग्रेस विधायकों ने किया, सज्जन भैया ने भी अपना पैसा दिया, कांग्रेस विधायक ने। लेकिन जो स्वेच्छा से जो मुद्दा आपने उठाया कि वेतन छोड़ना चाहिए, उसमें जनप्रतिनिधि पीछे हटते नजर आए। जब प्रोटोकॉल हो गया, ऊपर से लाइन आ गई, दबाव बना। एक तो कहते हैं ना कि दबाव बनता, सामाजिक दबाव बना कि अगर इन्होंने दे दिया मैं नहीं दूंगा तो समाज में क्या स्थिति बनेगी। कई विधायकों ने दबाव के चलते दिया, वो देना नहीं चाहते थे। आसिफ ठीक, हरीश जी बहुत शुक्रिया। हरीश जी, सज्जन जी आपका बहुत शुक्रिया। सज्जन जी आप कुछ कहना चाहते हैं क्या? मैं आखिरी 30 सेकंड दे सकता हूं आपको जी। मैं एक संक्षिप्त में मैं ये कहना चाहता हूँ कि गोपाल भाई ने राज्यपाल जी को बचा के सुरक्षित करके, तो अब हमारे पास तो उच्च न्यायालय के माननीय न्यायाधीश बचे हैं जिनका संरक्षण हमें मिलेगा। हाँ, तो जिन्होंने सरकार को नोटिस दिया, जी आप वही इनसे जवाब लेगी, अब संज्ञान हुई लेंगे।
वही संज्ञान लेंगे अब। हाँ, हम तो चले गए, पहुंच गई याचिका, यानी कि 1 महीने के अंदर ने अभी जो कहा दोबारा, सबसे पहले मैंने घोषणा की थी, सबसे पहले 1 महीने के अंदर दोबारा मध्य प्रदेश की लड़ाई हमको कोर्ट में देखने को मिलेगी। मुख्यमंत्री को अधिकार दे रहा हूँ। ठीक, सज्जन जी बहुत शुक्रिया। मुख्यमंत्री को अधिकार दे, अपने नेता कमलनाथ का अधिकार है, मुख्यमंत्री को अधिकार देता हूं कि जितने महीने की वो टाइम हो गया सर, इस कार्यकाल खत्म हो गया, हम क्या है सर, वो फिर टाइम पे ही अपन अगला बुलेटिन भी रोल करना है सर, उसके लिए धन्यवाद। सज्जन जी बहुत शुक्रिया आपका, गोपाल जी बहुत शुक्रिया आपका, हरीश जी बहुत बहुत शुक्रिया आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए। तो इस वक्त 2 खास मेहमान हमारे साथ जुड़े हुए थे। एक छोटा सा ब्रेक है, बहुत जल्द लौट रहे हैं, खबरों का सिलसिला लगातार जारी है।